कंपल्सरी है गवर्नमेंट की तरफ से। आप बचना भी चाहें तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे ये कानूनी तौर पे ज़रूरी है। तो जब तक हमारे पास कोई इस्लामी अल्टरनेट नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सरी है, मैं समझता हूँ कि आप उसमें शामिल भी अगर हैं तो उसकी कबाहत आपके ऊपर नहीं आ रही है। आप मुल्क के कानून को फॉलो कर रहे हैं और साथ में आप ये भी कोशिश करें कि इसका शरिया मुतबादिल मिल जाए, ताकि हमारे पास बेस्ट ऑफ बोथ हो जाए। हम गवर्नमेंट के कानून को भी फॉलो करते हैं और शरिया को भी फॉलो करते हैं। कानून को तोड़ करके अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने आप को रिस्क लूँगा और कानून भी तोड़ूंगा, मैं समझता हूँ कि अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। सर तीसरा एक और सवाल, एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि फॉर आपके पास जैसे सीड फंडिंग हो रही है तो वो बैंक आपके काफ़ी जैसे स्टार्टअप्स उसको सीड फंडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक हैं, तो वो क्या जायज़ है क्यों? क्योंकि मैं नहीं समझता कि बैंक सीड फंडिंग करता है। सीड फंडिंग के लिए आपके पास दूसरे इदारे हैं। नहीं सर, बहुत सारे बैंक हैं, मतलब इंटरनेशनल बैंक भी हैं जो काफ़ी स्टार्टअप्स को बैंक दिमाग देखते नहीं। बैंक की असल प्रॉब्लम यह है कि वो आपके दिमाग को नहीं देखता, बैंक आपके असासे को देखता है, असासे की बुनियाद पर लोन देता है। इसीलिए तो अमीरों के पास पैसा जाता है बैंकों का। हिंदुस्तान में जो रिपोर्ट है कि हिंदुस्तानी बैंक में 92% खातेदार, 92% जो अकाउंट होल्डर है उनको कभी लोन नहीं मिला। यानी आवाम का पैसा 8% लोगों को मिलेगा बस, उसमें से भी अक्सर बेचकर लंदन भाग जाते हैं। बैंक जो है वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल। वो आप कहिए कि मैं 100 करोड़ रुपया रखता हूँ तो कहेगा ठीक है मैं 80 करोड़ रुपया लोन दे दूँगा। आप कहिए मैं 100 करोड़ का दिमाग रखता हूँ तो बैंक नहीं देख सकता वो। आप भले हाँ जब आप बड़े हो जाएंगे, गूगल, फेसबुक, जितनी दुनिया की बड़ी कंपनी है, बाद में बैंक चेस करते हैं कि साहब हमसे भी कुछ लोन लेंगे। दुनिया की कोई बड़ा बिजनेस जो है बैंकों के जरिए नहीं आया, बाद में बैंक उनके पीछे आए। सर एक चीज़ और पूछती, जैसे आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं या फॉरेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं, उस पर आप थोड़ा सा रोशनी डाल सकते हैं? थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। मैं डेरिवेटिव से ज़ाती तौर पे हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि शरई तौर पे हराम हो तभी हम बचें। कुछ चीज़ें जो है वो हाइजीनिकली, मतलब हाइजीन वाइज जो है वो, एक हलाल गोश्त की दुकान है, बड़ी गंदी दुकान है, एक साफ दुकान है, तो बाज़ मरतबा कहते हैं यार इसको तो गंदगी की वजह से भी बचना चाहिए, भले ही से ये हलाल, टेक्निकली हलाल है। तो डेरिवेटिव्स जो है दे आर नॉट वेरी गुड प्रोडक्ट। डेरिवेटिव जो है वो खतरात को बढ़ाने का काम है। इस्लामी फाइनेंशियल सिस्टम में एक जो बुनियादी चीज़ है कि वो आप खतरात को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन खतरात की तिजारत करने का मतलब ये है कि फिर जो अफोर्ड कर पाएगा वो उस खतरात से बच जाएगा, जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो खतरात से के बोझ तले दब जाएगा। बल्कि सूद के पीछे भी यही है कि कैपिटल और एंटरप्रेन्योर दोनों का बैलेंस हो रिलेशनशिप में। इसीलिए कैपिटल को कंफर्म रिटर्न या गारंटीड रिटर्न, रिबा क्या है? गारंटीड रिटर्न ऑन जो कैपिटल, यानी जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसका तो गारंटीड रिटर्न नहीं, लेकिन पैसे पे गारंटीड रिटर्न। तो पैसा क्या इंसानों से भी ज़्यादा मोतबर चीज़ हो गई कि अब उसका तो रिटर्न गारंटी है लेकिन ये नहीं। तो ये जो मैं समझता हूँ कि डेरिवेटिव जो है वो रिस्की प्रोडक्ट है। अगर कोई आपसे कहता है कि शरिया कंप्लाइंट डेरिवेटिव आ गया तो भी मैं समझता हूँ कि बावजूद इसके कि वो शरिया कंप्लाइंट है, बावजूद इसके कि वो शरिया कंप्लाइंट हैं, और मैं उसमें कोई शुभा नहीं कह रहा हूँ कि उसकी शरिया कंप्लाइंस में जिन लोगों ने कहा है उनके में कैरेक्टर को उसको मान भी लिया आपने, तब भी मैं समझता हूँ कि डेरिवेटिव्स आर नॉट गुड फॉर अस। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं तो कुछ उसका भी कर सकते हैं अगर हाँ, इस मामले में देखिए यहाँ पे भी दो इश्यू है इंट्राडे में। आई होप कि बाकी लोग भी समझ रहे हों। मेरी जाती राय पहले ये थी कि ये मार्केट में खराबी पैदा करता है, लिहाजा इसको बैन लगना चाहिए इंट्राडे को। मार्केट में आया, जल्दी से पैसा देखा और भाव देखा और खरीद लिया और बेच लिया और इस तरह से, तो मुझे लगा कि ये मार्केट में खराबी पैदा करते हैं। डॉक्टर हुसैन हामिद हसन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, पूरी रात मेरी उनसे बहस हुई। उन्होंने कहा कि शारिक, जब शरीयत ने किसी की ओनरशिप में टाइम लिमिट नहीं लगाई है, देन हु वी आर टू डू दैट। यानी फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया और बाद में मैंने अपनी राय से रुजू इसलिए किया कि भाई मैं उलमा से लड़ सकता हूँ, भिड़ सकता हूँ, लेकिन फिर अगर वो कोई चीज़ मुझे समझ में आती है तो मुझे मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मेरी राय गलत थी। उन्होंने कहा कि मदीने के बाजार में ऊँट की रस्सियों को ऐसे फेंक करके तजारत होती थी
अब ये तुम्हारा ऊँट रहा, फिर कोई और खरीद रहा। तो उन्होंने कहा कि शेयर में भी अगर आपने 2 मिनट के लिए भी शेयर खरीदा है और बाद में आप बेचना चाह रहे हैं तो टाइम लिमिट नहीं है। मसला यह है कि शेयर में जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है वो T+1 की बेसिस पे होता है, जिसकी वजह से हमारे बाद उलमा ने कहा है कि जब आपका ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो जाए तब आप जो है बेच सकते हैं, जिसकी वजह से ये पाबंदी आई। मैं ये समझता हूँ उस राय के बाद कि द मोमेंट यू बाय, जिस वक्त आपने खरीद लिया, भले ही से उसके शेयर आपको बाद में मिलने वाले हैं, लेकिन उसी वक्त से उसका रिस्क अब आपके साथ है। जिस चीज़ का रिस्क आपके साथ है उसका रिवॉर्ड भी आपके साथ है, इसलिए गैर शरई नहीं हुआ। तो इंट्रा डे को मैं गैर शरई फौजदारी तौर पर नहीं समझता हूँ उस राय के बाद जिसमें शेख हुसैन हामिद हसन जो दुबई इस्लामिक बैंक, शारजा इस्लामिक बैंक, एमिरेट इस्लामिक बैंक के शरिया एडवाइजर थे, मुमकिन है कि अभी भी बाद उलमा की राय इस मामले में मुख्तलिफ हो, लेकिन मैंने वो बड़ी अमानत के साथ आपके पास वो राय पहुँचाई है कि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट सेल करेंगे। शॉर्ट सेल एक अलग चीज़ है और डे ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, मैं इसको जब चाहूँ बेच दूँ। शॉर्ट सेल वो है कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं आपकी दुकान बेच दूँ, बेच दिया बाद में खरीद दूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपकी मिल्कियत पर डाका डाला है बेसिकली। जिस चीज़ का मैं खुद मालिक नहीं था, जिसका मालिक कोई और था, उसको बेचने वाला मैं कौन होता हूँ। शॉर्ट सेल इज अ सेल वेयर यू आर नॉट अ ओनर एंड यू आर स्टिल अलाउड टू सेल। बाजार में जो दलाल होते हैं उनको ब्रोकरेज से मतलब होती है, उनको इस बात से कतई मतलब नहीं है कि मालिक कौन है। वो कहते हैं आओ बेचो बेचो, बेचोगे तो ब्रोकरेज मिलेगी, फिर बाद में अगर तुम्हारी जो है वो बोल उल्टी हो गई तुम भरो। तो वो अपने कमीशन की खातिर लोगों को वर्गलाते हैं, और ब्रोकर चूंकि बिजनेस में बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट या रेगुलेटर उनके दबाव में आकर के बास चीज़ों को अलाउ करती है जो शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है। सो एज फार एज डे ट्रेडिंग इज कंसर्न, पर्सनली आई हैव नो इशू, लेकिन जहाँ तक शॉर्ट सेल का मामला है इसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं है कि जिस चीज़ के आप मालिक नहीं हैं, अगर आपने उसको बेचा है तो आपने जो असल मालिक है उसकी हक तलफी की है। ठीक है, तो शॉर्ट सेल इज डिफरेंट थिंग एंड डे ट्रेडिंग इज डिफरेंट थिंग। ओके, या जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से हम लोग सवाल मजीद सवाल नहीं ले सकते, क्या कोई है? ठीक है, आखिरी सवाल। यहाँ पे भी उलमा से ज़्यादा सवाल जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनके आए हैं। हमारे ख्याल से उलमा नोट कर रहे हैं ना इस बात को। वो कंपनी जो पावर सेक्टर में काम करती है उसके शेयर खरीदना कैसा है? पावर सेक्टर हराम है कि हलाल है? जी हलाल। ठीक, तो पहला बिजनेस स्क्रीनिंग, यस। अब पावर सेक्टर की कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, और कर्जा अगर 1/3 से ज़्यादा है बाकी दुनिया में और 1/4 से ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो वो शरिया लिस्ट में नहीं आएगी। यही मैंने बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इम्कानात इस बात के हैं कि वो पास नहीं होगी, क्योंकि पावर सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और बहुत रिस्की है, लिहाजा लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं कर्जे के जरिए में, इसलिए उसके पास होने के इम्कानात कम हैं। लेकिन फिर भी मुमकिन है कि वो पास हो जाए अगर उसका डेट 25% से कम है ऑफ इट्स टोटल एसेट। जी ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। डॉक्टर शाहिद निसार साहब के हम पूरे हाज़रीन मजलिस की तरफ से बेपनाह शुक्रगुजार हैं। तो उन्होंने पूरी बशाशत के साथ अच्छा खासा वक्त भी हमें इनायत फरमाया, और जो दूसरे यहाँ माशियात के तलबा और दीगर लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ये भी पहुँचाया कि उनके सवालात की वजह से बहुत सी वो शिकें जिनकी तरफ हमारी निगाहें उन्होंने नहीं जाती हैं, वो सवालात भी आ गए जिनकी जवाबात की तफसील हम और आपके सामने रही। लेकिन ये हम सभी ने महसूस किया होगा कि ये मौजू बहुत तफसीली है और इस वक्त तवज्जो तलब है। हम अपने वो उलमाए किराम जो शहरों में हैं और नौजवान कॉलेज से मुताल्लिक़ उम्मत मुस्लिमा के अफराद उनसे मुंसलिक हैं,
वो उनकी रहनुमाई, उनकी स्किल्स की काबिलियतों के एतबार से फाइनेंस की तरफ कर सके।